नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 6 की। अगर आप दोस्तों किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ये सीरीज़ इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पूरा ध्यान से देखा कीजिए वीडियो को। वीडियो से आपका स्टैटिक जीके जीएस बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। अगर आपने इस सीरीज़ की बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर कार्ड बनकर आ रहा है, यहाँ से जाकर के आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, पूरी वीडियोस देख लीजिए। इसकी क्विज़ भी मिल जाएगी आपको MZT ऐप पर, तो MZT ऐप पर इसकी क्विज़ भी सॉल्व कर लिया करो। बाकी 5 सेट के क्विजेज़ और वीडियो आ चुकी हैं, आप लोग एप्लीकेशन पर भी देख सकते हो। चलिए अब दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शंस को अगर देखेंगे आप लोग ध्यान से तो हाइड्रोजन जो होता है ये रंगहीन और गंधहीन होता है, नाइट्रोजन जो होता है ये रंगहीन और गंधहीन होता है, ऑक्सीजन भी रंगहीन और गंधहीन होता है। लेकिन क्लोरीन एक ऐसी गैस है जो दोस्तों जो रंगहीन और गंधहीन नहीं होती है, इसकी गंध आती है। ठीक है, क्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग दोस्तों HCl बनाने में, HCl आप लोग जान रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बनाने में, साथ ही साथ मस्टर्ड गैस बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। क्लोरीन का यूज ब्लीचिंग पाउडर में भी किया जाता है। ठीक है, और एक जगह किया जाता है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कपड़ों और कागज़ों को विरंजित करने में, यानी अगर किसी कपड़े का और कागज़ का रंग उड़ाना है तो भी क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, इसको आप लोग जानते हैं 1H1। ठीक है, आवर्त सारणी पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, लगभग 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग देखे हैं। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको केमिस्ट्री समझ लीजिए आधा केमिस्ट्री तो तैयार हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट को कवर अप करके कई परिभाषाएं भी बताई गई हैं कई चैप्टर्स की। तो आप लोग वो वीडियो कोशिश कीजिएगा, टाइम निकाल करके एक दिन देख लीजिएगा। ठीक है, आवर्त सारणी मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करेंगे, मिल जाएगी आसानी से, 2 वीडियो है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट विश्व कप 2015 की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों 2015 में वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था ये पूछा गया है। तो इसको होस्ट किया था दोस्तों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने की थी मेज़बानी। जीता कौन था? जीता था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 5वीं बार जीता था वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। अब लेटेस्ट की अगर बात की जाए तो लेटेस्ट 2019 में हुआ, क्योंकि 4-4 वर्षों के अंतराल पर होता है। 2019 वाला कहाँ पर हुआ? इसको दोस्तों आयोजित किया गया था इंग्लैंड और वेल्स में। कहाँ पर? इंग्लैंड और वेल्स में ये आयोजित किया गया। और इसको किसने जीता? इसको जीता इंग्लैंड ने। ध्यान दीजिएगा, पहली बार इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता है। इससे अगर पहले की बात की जाए 2015 से भी पहले तो 2011 में हुआ था। 2011 को कौन जीता था? भारत जीता था, श्रीलंका को हरा करके वानखेड़े स्टेडियम में। आप सबको पता है भारत 2 बार जीत चुका है। इस पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है। मैंने आपको क्या बताया था उस दिन कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठा करो डेली स्टैटिक जीके की वीडियो देखने के लिए, और आपको जो जो मैं बताऊं कि इस पर वीडियो बन गई है उसका नाम नोट कर लिया करो। और वीडियो जैसे ही ये वाली एंड हो तुरंत आप लोग एप्लीकेशन पर जाया करो, सर्च के ऑप्शन में जा करके एक एक वीडियो देख लिया करो। देखिए, अब अगर आपके पास डिटेल नॉलेज रहेगी तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे सब कर ले जाओगे। इसी वजह से आपको जो भी डिटेल वीडियो में बताऊं कि इस पर वीडियो बनी है जा करके देख लो तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम ये किस वर्ष से लागू हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दोस्तों 2005 में लागू हुआ था। 2005 में लागू होने के बाद से भारत का एक वैल्यू ही चेंज हो गया। ठीक है, भारत गणतंत्र होने, लोकतंत्र होने में एक अलग से इसकी पहचान बन गई। क्यों? क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम लोगों को एक ऐसा अधिकार देता है जिससे हम लोग कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं सरकार से। अगर हमें कोई भी किसी भी विभाग की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डील है, कोई चीज़ है जो छुपाई जा रही है, उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग पूछ सकते हैं। ये हम लोग का अधिकार है। ठीक है, RTI के तहत। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, हम लोग कुछ चीज़ें नहीं पूछ सकते हैं। कौन कौन? रक्षा से संबंधित, सेना से संबंधित, इन सब चीज़ों को नहीं पूछना है। साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश से संबंधित अगर कोई सिक्योर चीज़ें हैं, जो उसका कोई डिसीजन है
उसको हम लोग नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी चाहे जो चीज़ें हों, चाहे जिस विभाग में आप पूछ सकते हो कि एसएससी कितनी वैकेंसियाँ निकाली, कितना क्या सैलरी दिया, क्या क्या प्रोसेस था, सब कुछ पूछ सकते हो कुल मिला करके। तो इस पर मैंने आपको 4 मिनट की एक वीडियो दी है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको वीडियो बना करके दी गई है। आप भी उसे भी सर्च कीजिएगा, RTI मिश्रा जी टेक्निकल। लगता है वो वीडियो एप्लीकेशन पर ना मिले आपको, क्योंकि वो वीडियो 2-3 साल पुरानी है। ठीक है, शुरुआत में मैंने उसको बनाया था, 4 मिनट की ही वीडियो है, लेकिन बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, देखना जरूर चाहिए आपको। तो यूट्यूब पर उसको सर्च कीजिएगा। ठीक है, RTI लिख दीजिएगा, आगे मिश्रा जी टेक्निकल लिख दीजिएगा, मिल जाएगी। अगला, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें और किन किन नामों से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया या लौह पुरुष भारत का कहा जाता है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने ही दोस्तों 565 से ज़्यादा रियासतों को एक साथ मिलाया था। भारत के पहले गृह मंत्री थे, अभी उस दिन मैंने आपको बताया था, वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इन्हें सरदार की उपाधि कैसे मिली? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली थी 1928 में। 1928 में वरदौली किसान आंदोलन हुआ था, तो उसकी सफलता के बाद महात्मा गांधी जी द्वारा वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। इसमें भी महात्मा गांधी जी का रोल था, इस वजह से महात्मा गांधी जी का नाम आपको लेना है। लेकिन दिया किसने था उपाधि? वहाँ की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, वरदौली किसान आंदोलन की सफलता के बाद 1928 में। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, भारत सरकार द्वारा रुपए को किस वर्ष अपनाया गया? ये जो सिंबल है इसको कब अपनाया गया भारत सरकार के द्वारा? तो इसे दोस्तों 2010 में अपनाया गया। एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, इस सिंबल को दिया किसने था? तो दोस्तों याद रखिएगा नाम डी उदय कुमार, डी उदय कुमार जी ने इसका नाम दिया था। ठीक है, इंजीनियर थे। अगला, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? भारत अपना सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि चाइना से या पाकिस्तान से, लेकिन बिल्कुल नहीं, बांग्लादेश से भारत की सबसे ज़्यादा सीमा शेयर होती है, बॉर्डर शेयर होता है। कैसे? क्योंकि बांग्लादेश दोस्तों लगभग पूरा तरह से 3 तरफ से घिरा हुआ है भारत से। ठीक है, और इस वजह से इसका बॉर्डर हो जाता है लंबा। इसकी टोटल बॉर्डर की लंबाई है 4096.7। ठीक है, 4096.7 किलोमीटर। सेकेंड पर किससे ज़्यादा सीमा लगाता है? तो सेकेंड पर भी पाकिस्तान नहीं है, सेकेंड पर चाइना से ज़्यादा बॉर्डर शेयर होता है। चाइना, बांग्लादेश के बाद भारत चाइना से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। कितना? 3488 किलोमीटर, यानी 3488 किलोमीटर। अब तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर की बॉर्डर के साथ। चौथा स्थान आता है अफ़गानिस्तान का, लेकिन अफ़गानिस्तान उसे हम लोग परफेक्ट तरीके से नहीं कह सकते हैं। 106 किलोमीटर का है भारत अफ़गानिस्तान की सीमा, लेकिन क्योंकि ये POK रीजन में है और POK अभी हमारे कब्ज़े में है नहीं, तो इस वजह से हम लोग अगर अपने भारत के नक्शे से बात करें तो 106 किलोमीटर की बॉर्डर तो शेयर होता है, लेकिन इंटरनेशनल मैप के अकॉर्डिंग बात करें तो अभी भारत अफ़गानिस्तान से सीमा नहीं शेयर करता है। ठीक है, अच्छा, जब बॉर्डर वाली बात आ ही गई है तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान से या फिर अन्य देशों से जो बॉर्डर शेयर होता है उस बॉर्डर का नाम क्या है, यानी उस लाइन का क्या नाम है? तो भारत का पाकिस्तान से जो बॉर्डर शेयर होता है दोस्तों, उसकी लाइन का नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ थे एक, सर रेड क्लिफ, उन्होंने ये लाइन खींची हुई थी। अब यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देना है आपको। ध्यान क्या देना है? भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, लेकिन जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ उस टाइम पर दोस्तों बांग्लादेश पर पाकिस्तान का कब्जा था। बांग्लादेश को वो पूर्वी पाकिस्तान कहता था, तो फिर वो भी क्योंकि भारत से उसी टाइम फिर अलग हुआ। ठीक है, अगर हम लोग पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो वो भी अलग हुआ, तो फिर रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान में भी है और रेड क्लिफ ने ही इसको भी अलग किया, क्योंकि वो इस टाइम पर पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था। इस वजह से रेड क्लिफ रेखा ही भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। कोई वस्तु अगर गतिशील है तो अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करेगी? गतिज ऊर्जा, बिल्कुल। स्थितिज ऊर्जा नहीं, यांत्रिक ऊर्जा नहीं, ताप ऊर्जा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि गतिज ऊर्जा जो है आप लोग देखेंगे K बराबर ½ mv²। ठीक है, इसमें V मिल जा रहा है आपको, वेलोसिटी मिल जा रही है। बाकी में देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होती है mgh। ठीक है,
mgh, इसमें v मिल नहीं रहा है, g है गुरुत्वीय त्वरण है, कोई मतलब है नहीं उसका, ठीक है। बिना वेग के तो त्वरण जीरो हुआ। यांत्रिक ऊर्जा बात करें, मैकेनिकल एनर्जी है तो मैकेनिकल थ्रू लगाई जाती है। ताप एनर्जी ये भी हीट के थ्रू लगाई जाती है, तो इसमें वेग तो मिला नहीं। तो गतिशील वस्तु है अगर कोई, तो अनिवार्य रूप से उसमें गतिज ऊर्जा होगी ही होगी, क्योंकि उसमें वेलोसिटी मिल जा रही है। नेक्स्ट अगला है, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव क्या होता है, कम होता है ज़्यादा होता है? तो बाहर के दोस्तों, बाहर की तुलना में अधिक होता है, ना बाहर के समान होता है ना बाहर से कम होता है, बाहर की तुलना में अधिक होता है। कैसे होता है, ध्यान समझिए। एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, चाहे इसको आप याद रख लीजिए कि अगर पृथ्वी से ऊंचाई पर जैसे जैसे जाएंगे तो वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। तो अगर ऊपर प्रेशर कम होता जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि दोनों में डिफरेंस तो आ ही जाएगा अंदर और बाहर की तुलना में। फार्मूले से समझते हैं। फार्मूला ये है दोस्तों कि F बराबर क्योंकि होता है m इंटू जी। अब आप लोग जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण भी इसकी भी एक क्वालिटी होती है कि अगर जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाओगे वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण कम होता जाएगा। द्रव्यमान तो कांस्टेंट होता है, तो फिर F भी कम होगा। जब बल भी कम होगा तो क्योंकि जानते हैं आप लोग दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, F अपॉन A। तो जब F कम हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है दाब के, तो दाब भी कम होगा, ठीक है। फिलहाल इतना फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, सिंपली आप समझिए वायुमंडल के ऊपर अगर जाते हैं तो फिर दाब कम होता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक तो मिलते जुलते क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही मिलता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा या ज़्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन ये मिलता है कि पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन क्यों होता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पहाड़ों पर सांस लेना कठिन क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो वो कुछ भी घुमा करके पूछ ले तब भी आप आंसर कर ले जाओगे। अभी पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन पूछ लिए, या फिर फाउंटेन पेन की स्याही क्यों बह जाती है, कपड़ा क्यों ख़राब हो जाता है ऊपर, ये भी पूछा जा सकता है। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण कम होगा तो फिर वो नीचे ना जा कर के स्याही ऊपर की तरफ बहने लगेगी, ठीक है। नीचे तो पिन छोटा होता है, ऊपर थोड़ा सा उसका जगह ज़्यादा होता है, तो ऊपर से निकल जाएगी स्याही, इस वजह से कपड़ा ख़राब हो सकता है। तो फाउंटेन पेन का यूज़ नहीं किया जाता है ऊपर। तो ये सब क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे बन सकते हैं, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, छात्रावासों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना। ये क्वेश्चन है करंट अफेयर से। ISO सर्टिफिकेट दोस्तों उड़ीसा राज्य को मिला है। उड़ीसा ऐसा पहला राज्य बन गया है भारत का जिससे छात्रावासों के लिए यानी हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट मिला है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट, सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से लोग जल्दबाजी कर जाते हैं। सबसे पहले DNA को किसने अलग किया गया है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले DNA को अलग किया था फ्रेडरिक मिएस्चर ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए DNA का हेलिक्स मॉडल इसको किसने विकसित किया था, तब आप बताएंगे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। बहुत से लोग वाटसन और क्रिक लगा करके चले आते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन चर्चित है। ये नीचे वाला जो वाटसन और क्रिक है, ये डबल हेलिक्स मॉडल वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो लोग इसको करके चले आते हैं। जबकि करेक्ट आंसर है, सबसे पहले DNA को फ्रेडरिक मिएस्चर ने अलग किया था। फिर बाद में चल करके 1953-54 में वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल खोजा था, ठीक है। अब देखिए DNA से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, इनको भी हम लोग लेकर चलते हैं साथ में। DNA की अधिकांश जो मात्रा होती है, मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो केंद्रक में होता है। सिर्फ कुछ ही जो पार्ट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में पाया जाता है DNA का, ठीक है। DNA में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं, एंडिनिनी, गुआनिनी, थायमीन और साइटोसिन। ये पूछा जाता है थायमीन DNA में पाया जाता है या नहीं, आपसे पूछा जा सकता है। एक और, आनुवांशिक क्रियाओं के लिए आनुवांशिक क्रियाओं का आधार किस पर पता लगता है, तो DNA जांच आप लोग आजकल सब जगह देख रहे हैं, फिल्मों में, मूवीज़ में, हर जगह की DNA जांच कराई जाती है आनुवांशिक लक्षणों का पता लगाने के लिए। DNA की यूनिट होती है दोस्तों जीन। क्या जीन होती है DNA की यूनिट। इतने क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं इससे रिलेटेड। अगला, गुरु शिखर क्या है। गुरु शिखर ये दोस्तों अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है, ठीक है, उसमें ये सबसे ऊंची जो चोटी है, जो पीक है, उसे गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। गुरु शिखर की ऊंचाई दोस्तों है 1722 मीटर। कितना? 1722 मीटर। अच्छा, अरावली जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों, इसके पश्चिम साइड से लूनी नदी भी निकलती है और माही नदी निकलती है। ध्यान रखिएगा, माही नदी और लूनी नदी ये अरावली पर्वत श्रेणी की पश्चिम की ओर से निकलती हैं।
अरावली जो है दोस्तों ये पुरानी चट्टानों से बनी हुई एक चोटी है और ये सबसे पुराना पर्वत श्रेणी भी माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? अनैच्छिक मांसपेशियां, तो ऐसी मांसपेशियां जो अनैच्छिक कार्यों को कराती हैं वो अनैच्छिक मांसपेशियां हुई। अब आप लोग मुझे सोच करके बताओ कि अनैच्छिक मांसपेशियां क्या क्या हो सकती हैं? दिमाग? बिल्कुल नहीं, आप जब चाहो तब जो चाहो वो सोचो। ठीक है, जबान? बिल्कुल नहीं, आप जब चाहो तब बोलो। लिम्ब भी नहीं। दिल जो होता है ये अनैच्छिक मांसपेशी है। ठीक है, दिल धड़कता रहता है। ठीक, इसके साथ ही और कौन सा? अच्छा आप ये बताओ, जैसे छींक हो गई, छींकना भी एक अनैच्छिक क्रिया होती है। अच्छा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या सांस लेना अनैच्छिक क्रिया है या ऐच्छिक क्रिया है? सांस लेना और पलक झपकना दोनों बता दीजिए कि क्या ये दोनों, सांस लेना और पलक झपकाना, अनैच्छिक क्रिया है या ऐच्छिक क्रिया? नेक्स्ट, कहाँ की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप लोग की डिमांड पर बीच बीच में करंट अफेयर के भी क्वेश्चन डाले गए हैं, हालांकि इसकी संख्या बहुत ही कम है, 5 क्वेश्चन ही डाला गया है। महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम किसने शुरू किया? दोस्तों हैदराबाद पुलिस ने शुरू किया है। ठीक है, महिलाओं के लिए, महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए स्त्री नाम का कार्यक्रम, प्रोग्राम। अगला, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? एथेनोइक एसिड, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। तो एथेनोइक एसिड दोस्तों सफ़ेद सिरके में पाया जाता है। ठीक है, सफ़ेद सिरके में एथेनोइक एसिड होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है CH3COOH। आप लोग ज़्यादा चर्चित नाम इसका सुने होंगे, चर्चित नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहो या फिर एथेनोइक एसिड कहो या फिर सफ़ेद सिरका कहो, CH3COOH ही है। ठीक है, अब देखिए बाकी के जो ऑप्शन हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि किनमें कौन सा पाया जाता है एसिड। तो दोस्तों संतरा और नींबू, संतरा और नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। क्या? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा और नींबू में। टमाटर में पाया जाता है लाइकोपीन। क्या? लाइकोपीन पाया जाता है, इसी वजह से लाल रंग का होता है टमाटर। ठीक है, अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या? टार्टरिक एसिड पाया जाता है अंगूर में। सेब में मौलिक एसिड पाया जाता है, सेब वाला भी बहुत पूछा जाता है, मौलिक एसिड सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? अब देखिए भारत की आज़ादी के बाद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पैदा हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ लोग लगा देंगे राजीव गांधी, वो लोग ये सोचेंगे कि देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे, लेकिन ध्यान रखिएगा 1985 में जब वो बने थे तब वो 40 वर्ष की उम्र में बने थे। 1985 से 40 घटा देंगे तो 1945 हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? ये दोस्तों शरद पवार की आत्मकथा है, लाइफ ऑन माई टर्म्स। ओके, नेक्स्ट, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो तिरुमाला मंदिर दोस्तों वेंकटाद्री पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा भी था कि जो भी मंदिर हैं ये बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, उस पर वीडियो बनेगी, वीडियो जल्दी आएगी। आप लोग आज मेरी एक हेल्प कर दो, आप लोग कमेंट करके एक लिस्ट क्या मुझे दे सकते हो कि किस पर आपको वीडियो चाहिए? आप लोग वो लिस्ट दे दो और उसको मैं उसी पर शुरू करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ वीडियो आपको बनाना। ठीक है, ई बुक लॉन्च हो जाए। ई बुक लॉन्च करने में एक बार फिर से लेट हो गया दोस्तों, ना चाहते हुए भी, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था, मानवता। बात ये थी दोस्तों कि अगर मैं ई बुक लॉन्च करता तो केवल कुछ ही स्टूडेंट का फ़ायदा हो पाता, केवल कुछ ही स्टूडेंट उसको परचेज़ करते, बाकी के स्टूडेंट को फ़ायदा नहीं होता। और ऐसे में मैंने देखा स्टैटिक जी के लोगों का तैयार नहीं है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। करंट अफेयर तो मैं डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर वीडियो के माध्यम से दे भी चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और लोगों का 12 अक्टूबर से शायद एग्ज़ाम भी स्टार्ट है, तो ऐसे में बहुत डिमांड कर रहे थे लोग कि स्टैटिक पर फोकस किया जाए, कोई अच्छा मिल नहीं रहा है वहाँ पर उनको। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ई बुक भी कंटिन्यू करते रहें, धीरे धीरे इसको लिखते रहें और स्टैटिक आप लोग का ज़्यादा फोकस करा दें। और मेरे हिसाब से मैं आप लोगों का थोड़ा बहुत तो स्टैटिक जीके कवर अप करा ही दिया हूँ। जिन लोग को बिल्कुल नॉलेज नहीं था, स्टैटिक जीके में बिल्कुल वीक थे, उन लोगों का थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हो ही चुका होगा इन वीडियोज़ से, 6 वीडियोज़ के माध्यम से। बाकी अगर 5 वीडियोज़ वो देखेंगे तो अब ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। ई बुक भी लॉन्च होगी। ई बुक आज पूरी कोशिश रहेगी कि आज और कल 2 दिन मिल करके मैं ई बुक फाइनल कर दूं और ई बुक लॉन्च कर दूं।
देखिए दोस्तों, आप जिन लोग का एग्ज़ाम 12 तारीख से है, शुरुआत है 12 या 13 14 में जो भी है एग्ज़ाम, उन लोगों के लिए मैंने वीडियो दे दिया इस बार, मंथली वीडियो बहुत पहले ही मैंने दे दिया था। 3 अक्टूबर को वीडियो आ गई थी, यही वजह थी, जिससे मैं जानता था, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता था आप लोगों का चीज़ें कवर कराना, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टॉपिक कवर हो पाए। तो करंट अफेयर की वीडियो के माध्यम से आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जान ही सकते हैं, जो लोग एग्ज़ाम 12 तारीख को या 13 तारीख को देने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए ई बुक आ ही रही है, ठीक है। चलिए अगला, किस राज्य सरकार ने कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया? तो दोस्तों कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत कुछ बताया गया है इसके बारे में। अगला, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत, इसके लेखक कौन है? अब देखिए दोस्तों, पंच सिद्धांतिका और बृहद सिद्धांतिका ये तो ज़्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन सांख्य सिद्धांत आप लोग को क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़रूर मिला होगा एक ना एक बार। तो सांख्य सिद्धांत के लेखक थे वाराहमिहिर। वाराहमिहिर दोस्तों गुप्तकालीन ये ज्योतिषाचार्य थे, खगोल शास्त्री थे गुप्त काल में। ओके। अगला, निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो ऑप्शंस अगर देखेंगे दोस्तों, तो चुंबकीय पत्थर जो होता है इसमें अस्थायी चुंबक का गुण, चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिए, एक होते हैं स्थायी चुंबक, एक होते हैं अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक जो होते हैं उनको बनाने के लिए नर्म लोहे का यूज किया जाता है। किसका? नर्म लोहे के का यूज किया जाता है। और जो अस्थायी चुंबक होते हैं उसको बनाने के लिए स्टील का यूज किया जाता है। किसका? स्टील का यूज किया जाता है, इस्पात का यूज किया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक जो चुंबक होते हैं, प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है, उसमें Fe3O3, ठीक है, आयरन का ऑक्साइड इसमें यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे वालों की ये पसंदीदा क्वेश्चन है। रेलवे के एग्ज़ाम अगर कोई आप दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिला होगा। पेनिसिलिन का खोज, इसकी खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है, पेनिसिलिन की खोज। चलिए नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा ये है दोस्तों कहाँ पर? अजमेर में है। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया था, अधूरा निर्माण था। नेक्स्ट है, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं? तो दोस्तों सिप्री रिपोर्ट ने किन किन देशों के पास कितना परमाणु हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन है, इस पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार रसिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, इसके बाद अमेरिका है, फिर चाइना का नंबर आता है, ठीक है। रसिया के पास बताया गया है 6375 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अमेरिका के पास 5800 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, चाइना के पास 320 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, भारत के पास 150 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। भारत से 10 ज़्यादा है पाकिस्तान के पास 160 न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। अगला, 1896 में आयोजित होने वाले पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस शहर ने की थी? तो पहला ओलंपिक खेल दोस्तों 1896 में आयोजित हुआ था, इसकी मेज़बानी किया था एथेंस। कौन? एथेंस में हुआ था ये 1896 में आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। क्लियर। चलिए, और इस बार का जो एक ओलंपिक खेल है दोस्तों, इसके बारे में अगर बात करें तो टोक्यो में होने वाला था 2020 का, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 ये टल गया, 2021 में होगा, लेकिन कहा जाएगा 2020 टोक्यो, ठीक है, ओलंपिक। चलिए, इसके पहले हुआ था रियो डी जेनेरो में 2016 में। अगला, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच के धूल के बादल को क्या कहा जाता है? अगर आप यही सेट पुराना घुमा करके देखेंगे, पिछले 5 सेट को देखेंगे जो मैं आपको वीडियो बना करके दे चुका हूँ, उसमें एक में आया था नेबुला, ठीक है। नेबुला में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि एक ये बादल की तरह होता है, एक धूल और तारों का, हीलियम हाइड्रोजन गैसों का एक बादल होता है, ठीक है, और उसी बादल को ही कहा जाता है नेबुला। अब ये वाला बादल मत समझिएगा अपने वायुमंडल वाला, ये बात हो रही है अंतरिक्ष की, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और भी जो गैसें होती हैं। दिन जो क्वेश्चन आया था वो ग्रह से रिलेटेड था, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रह जो होते हैं वो ठोस पार्टिकल होते हैं, ठीक है, लेकिन नेबुला जो है ये ठोस नहीं है। अगला है, वायलन का फुल फॉर्म क्या होता है? वायलन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। आपने सुना होगा लैन, मैन और वैन, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है वायलन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। ये सिक्किम दोस्तों 1975 में बना था भारत का राज्य। जब ये भारत का राज्य बना था तब ये 22वें राज्य के रूप में भारत से जुड़ा था।
अब ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। तो दोस्तों हुआ था 36वां संविधान संशोधन। तो 36वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। कब बना था? 1975 को। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में गोवा के नए पुलिस महानिदेशक कौन बनाए गए? गोवा के नए पुलिस महानिदेशक दोस्तों मुकेश कुमार मीणा जी को बनाया गया गोवा का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है। अच्छा, पुलिस महानिदेशक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन अभी आया था, गुप्तेश्वर पांडे जी से रिलेटेड। बिहार के डीजीपी थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, गुप्तेश्वर पांडे। याद रखिएगा, चुनाव लड़ने वाले थे लेकिन नहीं लड़े। अगला, द्विसदनीय विधानसभा का क्या मतलब है? द्विसदनीय विधानसभा आपने सुना होगा, किसी किसी राज्य में दोस्तों विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। किसी किसी राज्य में केवल और केवल विधानसभा होती है। तो ऐसे 6 राज्य अभी वर्तमान में हैं भारत में जिनके पास विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। इसे कहा जाता है द्विसदनीय विधानसभा। इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों इसमें भी विधायक रहते हैं, विधान परिषद में भी और विधान सभा में भी रहते हैं। सेम मैंने आपको बताया था रिलेट करके संसद में कि जैसे जैसे केंद्र में होता है वैसे वैसे राज्यों के बीच में होता है। जैसे केंद्र में क्या होता है कि राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है, वैसे राज्यों में क्या होता है? राज्यपाल होता है, विधान परिषद होता है और विधानसभा होती है। ठीक है। यहाँ पर विधानसभा जो होती है उसमें जनता द्वारा चुन करके आते हैं, विधान परिषद में डायरेक्ट जनता द्वारा, आम नागरिक द्वारा चुनकर नहीं जाते हैं। राज्यपाल जो होते हैं ये महामहिम होते हैं राज्यों के। अब ऐसे सेम केंद्र में होता है। लोकसभा में डायरेक्ट आम पब्लिक जो होती है वो सिलेक्ट करती है कैंडिडेट को। राज्यसभा में अलग अलग तरीक़ों से चुने जाते हैं और राष्ट्रपति जो होता है वो महामहिम होता है भारत का। तो ऐसे ये दोनों को अगर रिलेट करके पढ़ेंगे आप बहुत अच्छे समझ में आएगा। संसद वाली वीडियो देख लीजिएगा, जाइएगा MJT ऐप ओपन कीजिएगा, स्टैटिक जीके वाले फोल्डर में जाइएगा वीडियो सेक्शन में, और वहाँ पर आप लोग पॉलिटी के नाम से जो बना है कैटेगरी उसमें जा करके सारी वीडियो देख डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जा सकता है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। अगला, PNR का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ आप पर। आप लोग बताइए कमेंट करके कि PNR का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग PNR इंक्वायरी करते हो, ठीक है, कहीं भी रिजर्वेशन जब कराते हो ट्रेन टिकट का, तो PNR इंक्वायरी कराते हो, उसमें PNR का क्या फुल फॉर्म होता है ये आपको बता देना है। बस दोस्तों 30 क्वेश्चन हो गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोग शेयर करते हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं अगले दिन और ज़्यादा इनकरेज होता हूँ। तो इस वजह से वीडियो को शेयर कर दिया करो। एक और नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए कि कल है संडे और कल आपको ये डेली जीके की वीडियो नहीं मिलेगी। ठीक है। डेली जीके की वीडियो आपको मंडे टू सैटरडे ही मिला करेगी। ओके, संडे में रेस्ट किया करूँगा। तो बस दोस्तों फिलहाल इतना ही वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।